हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है। कोई भी साथी क्लास को स्किप करके नहीं देखेगा, ना ही कोई स्किप करके छोड़ कर जाएगा क्लास को। तो एंड तक देखिएगा, क्लास ज़रूर समझ में आएगी, एकदम यूनिक रहने वाली आज की क्लास है। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। और यहाँ पर अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और ये जो आपकी क्लास होती है, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपकी ये जो ईवीएस की क्लास होती है, ये डेली जो है 11 AM पे होती है। तो आप लोग जो है बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी क्लास में आ जाया करिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह प्रश्न निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। विकल्प क्या दिया गया है। फल होगा, दूसरे पशुओं का मांस हो जाएगा, अनाज होगा, या फिर घास और साग होगा। देखिए, प्रश्न का कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके जो यहाँ पर उदाहरण में अगर हम लोग देते हैं, जैसे कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनके दांत आप लोगों ने देखे होंगे कुछ इस तरह से होते हैं, चौड़े चौड़े से, ठीक है ना। जिसके घरों में भैंस या फिर गाय होंगी तो उन लोगों ने देखा होगा। तो उनके ये जो चौड़े दांत होते हैं, ये किस काम में आते हैं, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया। बस प्रश्न को घुमा दिया गया है और विकल्प आपके सेम ही रखे गए हैं। तो अब जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि इस प्रकार के जो दांत होंगे वो घास और साग को खाने के काम में आएंगे। देखा होगा आप लोगों ने कि गाय वगैरह जो है चारा खाती हैं तो वो इसी दांतों का प्रयोग करती हैं। बात आती है अगर नुकीले दांतों का प्रयोग कौन करता है, तो ये जितने भी आपके मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, ये सभी नुकीले दांतों का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि क्या वजह है। यह कीटनाशक के रूप में बनाता है, या फिर ये एक कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। तीसरा कह रहा है यह मृदा को छिद्र पूर्ण बनाता है। चौथा कह रहा है कि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो सभी लोग प्रश्न का उत्तर करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। और एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं आए हैं तो वो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आप लोगों की संख्या कभी भी नहीं बढ़ती है, कोशिश किया करिए कि जल्दी से क्लास को शेयर कर दिया करिए और लोगों को बुला लाया करिए। तो यहाँ पर केचुए को किसान का मित्र कहा गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों कहा गया है, क्योंकि केचुआ जो होता है ये मृदा को छिद्र पूर्ण बनाता है। आपने देखा होगा खेतों वगैरह में कि जो केचुए होते हैं आपके, ये मिट्टी को खोद खोद करके नरम बना देते और वहाँ पे कुछ ऐसी संरचना हो जाती है, कुछ मतलब जैसे आपकी प्लेन फर्श होती है तो उस पर अगर कोई उभार हो जाता है तो वो देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही आपका मिट्टी में भी वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। कभी देखिएगा जा करके जहाँ पर केचुए वगैरह आपके खेत में मिलेंगे वहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर बनेगा तीसरा वाला विकल्प। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसका प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है। कौन करता है। अभी मैंने आपको आगे बताया, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था प्रश्न को, क्योंकि आगे प्रश्न था आपका। विकल्प दिए गए हैं केचुआ, फीताकृमि, हुकवॉर्म या फिर जोंक। अब बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। आपको तो इशारा भी मिल गया होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ये होगा आपका केचुआ। क्या बनेगा, केचुआ। जैसे कि आप लोगों ने आगे वाले प्रश्न में भी पढ़ा कि केचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुआ जो होता है ये वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि होती है जिसके अंदर केचुए के द्वारा आपकी खाद वगैरह बनाई जाती है, जो कि आपकी शुद्ध प्राकृतिक खाद मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चौथा देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। यहाँ पर जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है।
यानी कि मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है ये। विकल्प क्या बताए गए हैं? औद्योगिक बहिस्राव होगा, घरेलू बहिस्राव होगा, ह्यूमस पदार्थ होंगे या फिर वाहित मल होगा। अब सभी लोगों का आंसर कर देना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। कोई भी साथी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा, ठीक है? आराम से प्रश्न पढ़िए फिर आंसर करिए। और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा जिनका भी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत की, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा ह्यूमस पदार्थ। क्या बनेंगे? ह्यूमस पदार्थ। ये जो होते हैं ये मानव के द्वारा कभी भी नहीं उत्पन्न किए जाते हैं। बाकी आपका औद्योगिक बहिस्राव, यानी कि जो आपके औद्योगिक वगैरह तो वहाँ से अगर कूड़ा कचरा निकलता है, ये इसके अंदर मानव की अहम भूमिका होती है। साथ ही यहाँ पर जो घरेलू बहिस्राव होता है तो यह भी मनुष्यों के द्वारा होता है। और वाहित मल, यानी कि जो आपका वेस्टेज पदार्थ होते हैं जो भी, यह भी आपका मानव के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? विकल्प दिए गए हैं एल्टन, रोजेन, डॉसमैन या फिर डार्विन। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए, अगर बात करता है पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना, किसकी? पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना तो ये दी गई थी एल्टन जी के द्वारा। किसके द्वारा? एल्टन के द्वारा 1927 में ये संकल्पना जो है आई थी। इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि रोजन ने क्या किया था, तो आप सभी को मैंने आप कई बार पढ़ा भी रखा है। जो आपके रोजन थे, इन्होंने जैव विविधता शब्द को गढ़ा था। दोबारा से चाहे तो लिख लीजिए, यहाँ पर क्या किया था इन्होंने? जैव विविधता शब्द को गढ़ा था, ठीक है? जैव विविधता शब्द को इन्होंने गढ़ा था। अब यहाँ पर अगर बात करता है डार्विन की, डार्विन ने क्या किया था? तो जो आपके डार्विन महोदय थे, इन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या किया था? क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। चाहे क्रमिक लिखिए या फिर क्रम लिख लीजिए, ठीक है? दोनों ही बात यहाँ पर वही हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 6। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या फिर अग्न्याशय से? प्रश्न का उत्तर करके बताएंगे सभी लोग कि आपका जो इंसुलिन होता है, इसका स्रावण जो होता है वो किस ग्रंथि से होता है, यानी कि मानव के किस अंग के द्वारा किया जाता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। गलत देंगे तो भी आपको आगे सीख मिल जाएगी। आंसर सभी को देना है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। कह रहा है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? ये हो जाता है आपका अग्न्याशय से। चौथा वाला विकल्प जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब यहाँ पर अगर ये पूछता है कि इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है, क्या चीज़? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोगों को बखूबी पता होगा कि इंसुलिन की कमी से होता है आपका डायबिटीज़। क्या होता है? डायबिटीज़, जिसे क्या कहा जाता है? इसे शुगर भी कहा जाता है। इंग्लिश में डायबिटीज़ और शुगर भी इसे कहा जाता है, और हिंदी में तो शर्करा वगैरह काफ़ी सारे नाम हो जाते हैं इसके, तो उतना माइंड नहीं करना है इन चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पर अगर ये पूछता है, ये जो आपका इंसुलिन होता है, इसका एक पौधा भी आता है आपका, और इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग पौधे की बात करते हैं तो इसका नाम है कोस्टस विक्टस। क्या नाम है इसका? कोस्टस विक्टस जो है, इस पौधे को अगर आप घर में लगा लेते हैं तो जिनके भी डायबिटीज़ है उन्हें ये काफ़ी हेल्प करता है। और आप लोगों को पता भी है कि इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करता है आपसे अमाशय के बारे में, किसके बारे में? अमाशय के बारे में। तो अमाशय क्या कार्य करता है? तो ये करता है आपका जठर रस का स्रावण। क्या करता है? जठर रस का स्रावण करता है। लिख लीजिए, जठर रस का ये स्रावण करता है। और एंजाइम कौन सा निकालता है? तो एंजाइम भी आपका यहाँ पर निकालता है ये पेप्सिन। कौन सा एंजाइम निकालता है? पेप्सिन एंजाइम निकालता है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको उत्तर इसका जरूर पता होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वां देखिए क्या कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर,
4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर चौथा कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि आपका जो जल का अधिकतम घनत्व होता है यह किस पर होता है। और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाएं। आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ती, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर से दोबारा कह रहे हैं, कम से कम आप लोग अपनी संख्या को बढ़ा दीजिए, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर किया करिए ताकि और भी साथी जुड़ें आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जल के अधिकतम घनत्व की बात कर रहा है, तो ये किस पर होता है, ये हो जाता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 8वां देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में सर्वोत्तम गुण वाला कोयला पाया जाता है। सर्वोत्तम गुण यानी कि सबसे अच्छा जो कोयला होगा वो किस प्रणाली में देखने को मिलेगा। धारवाड़ प्रणाली में, अरावली प्रणाली में, विंध्यन प्रणाली में, या फिर गोंडवाना प्रणाली में। आंसर करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर बात करता है सर्वोत्तम गुणों वाले कोयले की, तो ये आपका कौन सा बनेगा, ये हो जाएगा गोंडवाना प्रणाली का। किससे, गोंडवाना प्रणाली का। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें रिकॉल हो जाए। यहाँ पर अगर बात करता है कोयले की, तो कोयले के कितने प्रकार हैं, कोयले के 4 प्रकार हैं। कितने, 4 प्रकार हैं कोयले के। अगर यहाँ पर हम ये चारों प्रकारों को देखेंगे तो एक बार हम लोगों का जो है यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। अगर हम लोग पहले कोयले की बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, एंथ्रासाइट। कौन सा, एंथ्रासाइट जो कोयला है यह पहला प्रकार हो जाएगा। और ये जो आपका एंथ्रासाइट कोयला है इसकी विशेषता क्या है, तो अगर सबसे शुद्धतम कोयले की बात करता है, किसकी, सबसे शुद्ध कोयले की बात करता है, तो शुद्ध कोयला आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर एंथ्रासाइट। दूसरा कोयला कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका बिटुमिनस। कौन सा हो जाएगा, बिटुमिनस। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है तो इतना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर तीसरे कोयले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बन जाएगा आपका लिग्नाइट। कौन सा, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, अब लिग्नाइट कोयले की क्या विशेषता है, तो सबसे खराब अगर आपसे पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा सबसे खराब। कहीं कहीं पे पीट भी दिया होता है, अब जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा आप लोग करिएगा। चौथा हो जाएगा हमारा पीट। कौन सा, पीट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आपसे कोयला पूछेगा कि किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इसका उत्पादन होता है। शॉर्ट में लिख दिया है, किस में होता है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब मोर जो है वो सांप को खाता है, यानी कि जो आपका मोर हो गया ये जब सांप को खाता है, उसके बाद सांप जो होता है ये कीड़ों को खाता है। सांप क्या करता है, तो ये छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। और कीड़े जो होते हैं ये हरे पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण स्तर क्या होगा। अब यहाँ पर मोर, जो आपका मोर होता है इसका पोषण स्तर पूछा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, या फिर अपघटक होगा। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। तब यहाँ पर देखिए बात आती है, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए चार्ट भी बना दिया, यानी कि सबसे पहले तो आपका पेड़ हो जाएगा। तो पेड़ तो आपको पता ही है कि आपके प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि उत्पादक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कीड़े मकोड़े आ गए। कीड़े मकोड़े के बाद आपका यहाँ पर सांप आ गया। तो सांप ने कीड़े मकोड़ों को खाया था, और कीड़े मकोड़े आप लोगों को पता है कि ये पेड़ पौधों को खाते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और जो आपके पेड़ होते हैं ये खुद ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि खुद का भोजन बनाते हैं। और उसके बाद जो मोर होता है ये आपका सांप को खाता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ये क्रम चल रहा है। तो अगर हम लोग इस क्रम से देखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता तो होगा नहीं आपका, न ही यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अपघटक की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। बचा क्या हमारा यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प, यानी कि जो आपका मोर हो जाएगा ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आपका आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10वां देखिए। कह रहा है डॉल्फिन किक शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है। कुश्ती से है,
टेबल टेनिस से है, भाला फेंक से है, या फिर तैराकी से संबंधित है? आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा आपका तैराकी। डॉल्फिन किक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका तैराकी से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटोनोई, सल्मोनेला टाइफी, नाइजेरिया गोनोरी, ट्रोपोनेमा पैडिडम। आंसर करिएगा जरा एक बार इस प्रश्न के लिए, देखते हैं किसका सही उत्तर आता है। सभी लोग तेजी के साथ एकदम कमेंट करेंगे कि आपका जो टाइफाइड का जीवाणु है इसका नाम क्या है। सिंपल सा आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि टाइफाइड और यहाँ पर टाइफी कनेक्ट कर लीजिएगा। सल्मोनेला टाइफी जो है ये इसके जीवाणु का नाम है। अगर पूछता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनोई किसका है, तो ये है आपका टिटनेस का। किसका है? टिटनेस का है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। नाइजीरिया अगर गोनोरो की बात करता है तो आपका जो नाइजेरिया गोनोरी है यह क्या करता है? तो ये करता है सुजाक। क्या करता है? सुजाक। अगला क्या कह रहा है? ट्रिपोनेमा पैडेडम। तो ये जो आपका ट्रिपोनेमा पैडेडम है ये क्या करता है? तो ये करता है आपका यहाँ पर सिफिलिस। क्या कॉज करता है? तो ये कॉज करता है आपका सिफिलिस। अब ये जो आपकी बीमारियां हैं दोनों ही, सुजाक और सिफिलिस, ये किस अंग को प्रभावित करती हैं? तो ये जिस अंग को प्रभावित करती हैं वो है आपका प्रजनन संबंधी अंग। कौन सा? प्रजनन संबंधी जो अंग हो जाएगा, ये दोनों ही आपके जीवाणु वहाँ पर प्रभावित करते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर पूछता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पूछता है फिर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जिसे जल्दी से रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है। वायु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन है, या फिर आपकी पन बिजली है? प्रश्न का उत्तर करके बताएंगे सही क्या बनेगा। तो आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्या बनेगा? जीवाश्म ईंधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए किन स्थानों को चिन्हित किया गया है? पुलिकट झील को किया गया है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है, सुर सरोवर तालाब को किया गया है, या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तब तक हम लोग जो है यहाँ पर विकल्पों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोग पहले आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये तो हमारा होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यहाँ पर पुलिकट झील की बात करता है तो ये कहाँ स्थित है? मैंने कई बार बताया आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुर सरोवर तालाब के बारे में इतना कुछ पूछेगा नहीं तो ये हमें जानना भी जरूरी नहीं है, आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? त्रिपुरा से, नागालैंड से, मणिपुर से, या फिर असम से? बता दीजिए जल्दी से कि आपकी जो कर्क रेखा है ये किस उत्तर पूर्वी राज्य से होकर के जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपकी कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर लिख लीजिए जिन्हें अगर नहीं पता है तो। पहला आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा? गुजरात बनेगा। फिर आपका बन जाएगा यहाँ पर राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या बनेगा? ये हो जाएगा यहाँ पर एमपी। एमपी के बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर झारखंड, और झारखंड के बाद क्या बनेगा? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद यहाँ पर बनेगा मिजोरम। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा गया है, तो त्रिपुरा यहाँ पर बताया गया है, जो कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 राज्य हो गए आपके टोटल। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर प्रश्न पूछेगा तो स्टेट पता होने चाहिए, अन्यथा आपका प्रश्न गलत होने वाला है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे आपके पर्वत होते हैं जो कि टकराने पे अंदर धंस जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टकराने पे ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो यही जो होता है आपका ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा गया कौन सा उदाहरण हो जाएगा। एंडीज पर्वत होगा, आल्प्स पर्वत होगा, रॉकीज पर्वत होगा, या फिर आपका वॉल्सजेस पर्वत होगा। तो देखिए जो ब्लॉक पर्वत होते हैं आपके वो अंदर की साइड धंसे होते हैं, उन्हें ही भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो ये है आपका वॉल्सजेस पर्वत। कौन सा है? वॉल्सजेस पर्वत, जो कि पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर पूछता है एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में, लिख लीजिए इसको। पूछता है आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये आपके कई सारे राज्यों में देखने को मिल जाएगा, कई सारे देशों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा जो है जर्मनी हो गया। तो ये इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। अगर पूछता है रॉकी पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, तो रॉकी पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर पता होगा, बता दीजिए। पेल्विक कैविटी में, गले में, कपाल गुहा में, चौथा कह रहा है इनमें से कहीं भी नहीं। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी कपाल गुहा में। कहाँ पर? कपाल गुहा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। पैरासीटामोल है, लिव 52 है, ओमिसेप है, या फिर आस्थाकाइंड है। जल्दी से आंसर कर दीजिए इस प्रश्न के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो कौन सा प्रयोग होगा यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी पैरासीटामोल। सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवाई आपकी पैरासीटामोल है। उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग, कॉलपॉल है, छोटे मोटे डॉक्टर हम भी हैं, कॉलपॉल है, उसके बाद डोलो है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए पैरासीटामोल नहीं मिलती है तो आप लोग कॉलपॉल खा के भी काम चला सकते हैं, या फिर डोलो खा के भी काम चला सकते हैं अपना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधे का उदाहरण है। एलिसम है, क्लार्किया है, हॉलीहॉक है, या फिर ड्रोसेरा है। तो आंसर करके बता दीजिए कि आपका जो मांसाहारी पौधे का उदाहरण है यह कौन सा होगा। और यह भी बताना है आपको कि भारत के अंदर आपका कौन सा मांसाहारी पौधा पाया जाता है। ये प्रश्न मेरी तरफ से है, आंसर करके बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं अपने आंसर को, तो ये कौन सा बनेगा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर ड्रोसेरा। कौन सा बनेगा? ड्रोसेरा। अगर भारत के अंदर पूछता है तो भारत में आपका मेघालय राज्य में, कहाँ पर? मेघालय राज्य में कौन सा पौधा देखने को मिलता है, जिसका नाम है पिचर प्लांट। क्या नाम है? पिचर प्लांट। जैसे घटपर्णी कहा जाता है, नेपेंथीस कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए ड्रोसेरा ना दिया हुआ वहाँ पर, तो और कौन कौन से पौधे आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम याद रखना है? वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप नाम याद रखना है। उसके बाद क्या नाम याद रखना है आपको? पिचर प्लांट याद रखना है। फिर यहाँ पे ड्रोसेरा याद रखना है। ये ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके यहाँ पर विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में, या फिर नागालैंड में। बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा कि आपकी जो कांगड़ा घाटी है यह किस राज्य में स्थित है। तो कांगड़ा घाटी स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा के अलावा जो है यहाँ पर कुल्लू घाटी भी स्थित है। कौन सी?
कुल्लू घाटी जो है ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी हिमाचल प्रदेश में आपका नेशनल पार्क स्थित है, कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेणुका राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। रेणुका के अलावा यहाँ पर जो है आपको चैल वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिल जाता है। कौन सा? चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? किसकी नदी पूछ रहा है? यमुना की सहायक नदी पूछ रहा है। कोसी होगी, गंडक होगी, घाघरा होगी या फिर केन होगी? बताएंगे इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए कि आपकी यमुना की जो सहायक नदी है यह कौन सी है। तो देखिए, जैसे कि आपकी गंगा नदी जा रही है, कहाँ से निकलती है गंगा नदी? आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, और इधर से आपकी आ रही है यमुना नदी। अब जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये हो जाएगी आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां हैं आपकी यमुना की सहायक। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो कोसी है, गंडक है, घाघरा है, रामगंगा है, यह सभी आपकी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की सहायक नदी हैं। ध्यान रखिएगा इसको भी। नदियों से प्रश्न अगर पूछेगा तो ये आपका जो है जल थीम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 5R का सिद्धांत क्या है? उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, पुनः प्राप्त करें, उपयोग ना करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको खुद बता देते हैं। ये जो 5R का सिद्धांत है यह आपका इन पांचों का ही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा क्रम से कि इसका क्रम क्या है। पहले उपयोग करना है, फिर उसके बाद पुनः से अगर उपयोग करने लायक है तो उसे दोबारा से फिर उपयोग कर लेना है, फिर उसका पुनर्चक्रण करना है, फिर पुनः प्राप्त करना है उसे, उसके बाद उपयोग नहीं करना है। ऐसे करके यहाँ पर जो है इसका क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि वायु अधिनियम किस वर्ष आया था? 1974 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1981 में? बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या बनेगा। तो देखिए, अगर वायु अधिनियम की बात करता है तो यह आया था आपका 1981 में। कब आया था? 1981 में। 1974 में क्या आया था? तो इस टाइम आया था आपका जल अधिनियम। कौन सा जल अधिनियम आया था? 1972 में क्या आया था? तो आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम पे जो आपका था एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, यानी कि हाथी प्रोजेक्ट आया था। और 1973 में क्या आया था? तो इस टाइम पे आया था आपका टाइगर प्रोजेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 देखिए क्या कह रहा है। निम्न रोगों में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी कि जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम है, पोलियो है, दाद है या फिर गंजापन है? आंसर करके बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर इसका बनेगा। तो जल जनित अगर रोगों की बात करता है तो ये कौन से हैं? ये हैं आपके यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जो ये टाइफाइड हो गया, आपका हैजा वगैरह हो गया, ये सभी जो हैं, माफ़ कीजिएगा हैजा नहीं होगा, टाइफाइड हो जाएगा आपका, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। ये सभी जो है आपके पानियों के द्वारा फैलने वाले रोग हो जाते हैं। देखते होंगे आप लोग मच्छर वगैरह जो है पानी में बैठते हैं और वहीं पे अपने अंडे वगैरह दे देते हैं, फिर वही पानी अगर आप लोग यूज़ कर लेते हैं तो उससे आपको बीमारियां हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प में आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वन्य जीव सप्ताह कब तक मनाया जाता है? 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 12 से 18 अक्टूबर तक या फिर 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक? आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। आपका जो वन्य जीव सप्ताह है यह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ ले, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन है तो क्वेश्चन पूछना जरूरी हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या कह रहा है। रंगपहर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर उड़ीसा में है? आंसर करके बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बनेगा नागालैंड। क्या बनेगा? नागालैंड। रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका स्थित है नागालैंड के अंदर। ठीक है, कहाँ? नागालैंड के अंदर। और यही नागालैंड में आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ की जनजातियों के द्वारा, जो कि है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड के अंदर। तो ये थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी क्लास ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मेरे से अगर मिस्टेक हो जाती है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगले दिन उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।